गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और आज हम फिर से बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग यानी रोज़ा रखने के फ़वाइद पे। आज मैं आपके लिए और भी मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आई हूँ। आज हम और बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो कल हमने नहीं की और जो कि आपके जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जिस तरह कि मैंने कल ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट होना, तो हमारे लिए सबसे पहले एक मोटिवेशन तो हमारे रिलीजियस मोटिवेशन होती है और बाकी मोटिवेशन हमें मिलती है जब हमें उसके बारे में अच्छे फैक्ट्स पता चलते हैं। और आप भी ईमेल कर सकते हैं हमें healthymornings@health-tv.tv पे अपने प्रॉब्लम्स या अपनी क्वेरीज या कुछ भी आपने ऐसा ख़ास पूछना है इस बारे में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने का तरीका बहुत आसान है। आपने HM लिखा, स्पेस थी, अपना मैसेज टाइप किया एंड सेंड इट टू 8888। और आप कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का नंबर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन पे नीचे आता रहता है। हमारे पास आज होंगे एक पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट से हम बात करेंगे उन सब एडिक्शंस पे जो कि हम लोग को सारा साल वैसे रहती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मोकिंग के एडिक्ट हो जाते हैं, मल्टीपल चीज़ों और के एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग स्निफिंग की तरफ भी होते हैं। तो वो रमज़ान में कैसे छूटती है, रमज़ान में जिसे कहते हैं ना हैबिट क्विट करने का क्या तरीका होता है, हम उनसे उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। फिर हमारे पास आज होंगे एक डायबिटोलॉजिस्ट। डायबिटोलॉजिस्ट से हम पूछेंगे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है वो लोग रोज़ा कैसे रख सकते हैं, उनको क्या एहतियात करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस वक्त दवाई लेनी है, किस वक्त इंसुलिन लगानी है ताकि उनका पूरा दिन जो है वो नॉर्मल गुजरे, पूरे दिन में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो किसी वक्त हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ ना जाएं, किस तरह उनको एहतियात बरतनी है। इसमें हम लोग दोनों टाइप्स पे बात करेंगे, टाइप 1 पे भी बात करेंगे, टाइप 2 पे भी बात करेंगे। यानी उन लोगों पे जो दवाइयाँ खाते हैं उनके लिए रोज़ा रखना बहुत आसान होता है, ऐसी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन जो इंसुलिन लगाते हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू है, लेकिन उनको भी मैनेज किया जा सकता है। अच्छी खबर ये है वो भी मैनेज हो जाते हैं और वो भी आराम से रोज़ा रख सकते हैं। फिर हमारे पास होंगे हमारे मौलाना उखुंदज़ादा। उनसे हम थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करेंगे और सब लोगों को एक नॉलेज देंगे कि इस्लाम में रोज़े की क्या अहमियत है और फ़वाइद है। और फिर आखिर में हमारे पास होंगे न्यूट्रिशनिस्ट जिसमें हम बात करेंगे हमारे वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो हमारे इफ्तारी और सहरी की टेबल पे पड़े होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ है, कौन सी चीज़ें उनमें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें हमें एलिमिनेट कर देनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को उनमें ऐड करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग फैक्ट से। अब मैं आपको मज़े मज़े के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहूँगी। कुछ साइंटिस्ट ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि उन्होंने एक अर्थवॉर्म लिया और उस अर्थवॉर्म को उन्होंने फास्ट कराया। उस अर्थवॉर्म ने फास्ट मतलब इन अ सेंस फास्ट ऐसे कराया कि उस अर्थवॉर्म को खाना नहीं दिया और एक उसका लाइफ स्पैन चेक किया। खाना वो सिर्फ तब देते थे जब अर्थवॉर्म का साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा छोटा होने लगता था। उससे पहले अर्थवॉर्म जो है वो अपने ही टिश्यू पे सर्वाइव कर रहा होता था। तो ऐसा नहीं था कि अर्थवॉर्म को हमने सारा वक्त खाना देते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अर्थवॉर्म को खाना तब दिया गया जब उसका साइज़ छोटा होने लगा। तो मतलब आफ्टर अ ह्यूज गैप जो वो ह्यूज गैप था वो उसके फास्टिंग पीरियड की तरह आ गया। अब हुआ ये कि अर्थवॉर्म ने आराम से सर्वाइव किया, अर्थवॉर्म को कोई इशू नहीं था। बट बाकी जो उसके बाकी फेलो अर्थवॉर्म जिनको कहा जा सकता है उनका लाइफ स्पैन छोटा था। ये अर्थवॉर्म सर्वाइव कर रहा था, ये अर्थवॉर्म हेल्दी था, लेकिन उसके बाकी जो अर्थवॉर्म्स थे वो जल्दी मर गए और इस अर्थवॉर्म ने 19 जनरेशन ज़्यादा जिंदा रहा। तो सोचे कहते हैं कि रोज़ा जो है वो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ाता है, लाइफ का ड्यूरेशन बढ़ाता है। एक लंबी उम्र के लिए भी लोग जो है वो रोज़ा रखते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि उनका सिस्टम, उनकी बॉडी उनका ज़्यादा साथ ज़्यादा अरसे तक दे, वो लोग रोज़ा रखते हैं। रोज़े की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। रोज़ा मैंने आपको कल भी बताया था हर रिलीजन में किसी न किसी फॉर्म में इन्वॉल्व है, लेकिन सबसे अफजल रोज़ा जो है वो पूरी दुनिया में भी करार दिया गया है मुस्लिम्स का रोज़ा। डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है। 24 आवर का नहीं होता है, 12-13 घंटे का होता है, डिपेंड करता है सूरज के ग़रूब होने और निकलने पे। तो हमारा रोज़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जिससे कहते हैं ना हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाता है क्योंकि उसमें हम लोग ना कुछ खा रहे होते हैं ना पी रहे होते हैं। पीने वाला रोज़ा भी नहीं, ना खाते हैं ना पीते हैं,
बगैर खाए पिए बहुत कुछ हम लोग की बॉडी के सिस्टम के अंदर हीलिंग हो रही होती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, और एक्सपेरिमेंट मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो लोग बहुत रोज़े रखते हैं, इवन अपार्ट फ्रॉम रमज़ान, जो लोग वैसे भी बहुत रोज़े रखते हैं, उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ती है, और उनका लाइफ का ड्यूरेशन अच्छा होता है डेफिनेटली, और एक हेल्दी उनकी उनकी लाइफ गुजरती है। मोर देन दैट पीपल, जो लोग बहुत खाते पीते हैं, जो खाने पीने के लिए ज़िंदा रहते हैं और रोज़ा भी रखते हैं, तो इस उसके साथ के इफ्तारी में भी अच्छा खाना मिलेगा और सहरी में भी अच्छा खाना मिलेगा। बच्चों के लिए तो ये बातें ठीक है, लेकिन बड़ों को उनके एसेंस के साथ ही रखना चाहिए। और हमारे पास एक और मज़े का फैक्ट है, वो ये है कि एक साइंटिस्ट ने कहा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेडिसिन आई विल फास्ट इंस्टेड। मतलब उसने रोज़े की इतनी उसकी उसके नज़दीक अफादियत है, और वैसे भी इतनी अफादियत है कि हीलिंग के लिए रोज़ा बहुत यूज़ होता है। तो उसने कहा कि इंस्टेड कि मैं रोज़ा रखूं, मैं इंस्टेड कि मैं दवाई खाऊं, जो मुझे 5 6 7 8 दवाइयाँ खानी है, इससे अच्छा मैं रोज़ा रख लूं। अब देखा जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे खाने पीने से लिंक्ड हैं। बहुत सारी पेट की बीमारियां, बहुत सारी सांस की एलर्जी की बीमारियां, बहुत सारी सर्कुलेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर्स, बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी, ये सारे हमारे खाने पीने से रिलेटेड होते हैं। अगर हम लोग अपने खाने पीने को काबू में रखें, खाने पीने को इस तरह बिल्कुल देख देख के खाएं कि क्या खाना हेल्दी है, क्या खाना नहीं हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि वो अनहेल्दी खाना खाए। अनहेल्दी खाने खाने से मतलब है कि बहुत तेल घी वाला खाना कभी कभी इंसान खा लेता है अपने टेस्ट बड चेंज करने के लिए, या अपने आप को एक रिवॉर्ड देने के लिए, रिवॉर्ड थेरेपी की तरह। लेकिन अगर ये रिवॉर्ड आपको रोज़ाना मिलने लगेगा तो ना उस रिवॉर्ड का चार्म रहेगा, और वो आपको नुकसान तो पहुँचाता ही रहेगा। कोशिश करनी चाहिए कि रिवॉर्ड भी अपने आप को किसी हेल्दी चीज़ के साथ दिया जाए, बनिस्बत उस चीज़ के साथ जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऑन एंड ऑफ ये खाना इतना बुरा नहीं है। इससे मुझे ख्याल आया कि कल ही मैं अपने फादर से इस बात पे, क्योंकि होता है बहुत सारे लोग के घरों में ट्रेंड होता है कि जब तक पकौड़े नहीं होते उनकी इफ्तारी आगे नहीं बढ़ती है, तो मैं इनको इसी बात पे आर्ग्यू करी थी बाकायदा कि पकौड़े नहीं होंगे, क्योंकि पकौड़े जो है वो बहुत अनहेल्दी होते हैं। और आज हम इससे यही बात जो है, और इस जैसी और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इफ्तारी में बहुत कॉमन है, उन पे बात करेंगे अपनी न्यूट्रिशनिस्ट के भी साथ कि इनकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। बेसन है तो कैसा है, आलू है तो कैसा है। तो हम बात कर रहे थे खाने पीने की। उस साइंटिस्ट ने कहा, उस डॉक्टर ने कहा, इनफैक्ट एक डॉक्टर का है, डॉक्टर ने कहा कि मैं इंस्टेड मेडिसिन खाऊं, मैं रोज़ा रख लूं। तो देखिए हम लोग की काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो रोज़ा रखने से हल हो जाती हैं। अब ये एक पूरी साइंस है, समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक पूरी साइंस है कि किस तरह रोज़ा रखने से हमारी जो हीलिंग पावर्स हैं वो बढ़ जाती हैं। होता ऐसे है कि हमारे सिस्टम में हमारी एक एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को चलाती है, और काफ़ी हद तक वो एनर्जी जो है ना वो हमारे डाइजेशन की तरफ ही उसका रुख ज़्यादा रहता है, क्योंकि हम लोग खाते पीते रहते हैं, ऑकवर्ड टाइम पे भी खाते पीते रहते हैं। कुछ भी हाथ लगे थोड़ा सा खा लिया, आप देखिए ना, अब जितना आप खाते जाएंगे एनर्जी आपकी उतनी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आती जाएगी। तो एनर्जी जो कि बाकी कामों के लिए यूज़ हो सकती थी वो यूज़ नहीं हो रही, और वो आ रही है डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना फोकस्ड एनर्जी चाहिए होती है उस पर्टिकुलर एरिया में। अब हीलिंग के लिए जब एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो डेफिनेटली हीलिंग नहीं होगी, और हीलिंग के लिए वहाँ पे चाहिए होता है प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन की फॉर्मेशन चाहिए होती है, वहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, कुछ हार्मोन्स चाहिए होते हैं। तो जब वहाँ एनर्जी डाइवर्ट ही नहीं होगी तो ये सब काम शुरू नहीं होगा तो बहुत डिलेड होगा, बहुत स्लो होगा। इसलिए कहते हैं जिन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो और बहुत सारी चीज़ों में लगी हुई होती है। तो अगर उनको कहीं आपने देखा हो चोट लग जाए, या उनका दाना निकला है, या कोई भी ऐसे उनके साथ इश्यू हो जाए,
तो उनकी हीलिंग हमेशा स्लो होती है देन नॉर्मल पीपल। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज उनकी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतना फोकस ही नहीं कर पा रही होती है। इसलिए कहते हैं कि आराम करो। आराम करने से क्या होता है कि वो हीलिंग की तरफ सारी एनर्जी जाती है। अब यहाँ पे जो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये कि जब हम सारा वक्त खाते पीते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किसी तरह उसमें आता रेस्ट मिलता ही नहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में 5-6 बातें और हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, लेकिन एक मॉर्निंग राउंड के बाद। जिस तरह कि आपको पता है कि हॉस्पिटल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मॉर्निंग राउंड। मॉर्निंग राउंड देखते हैं, कहीं में जाएगा। विल बी राइट बैक। मेरा नाम डॉक्टर नूरुल वहाब है। मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आज हम आपको एक ऐसा मरीज़ दिखाएंगे जो कि पान, छालिया, गुटका और नस्वार की हिस्ट्री रखता है। वो हमारे पास कुछ दिन पहले आया। ये उसकी कंप्लेन ये थी कि मेरे मुंह के एक छाला बना हुआ है क्योंकि बहुत दिनों से ये ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा। हमने इसकी छोटी सी एक टुकड़ा लेके बायोप्सी की और लेबॉर्ट्री भेजा और वो डायग्नोज हुआ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन की, कुछ रिपोर्टें की ताकि इसका इलाज बर वक्त हो सके और प्रॉपर तौर पर इसकी तशख़ीस हो सके। अब हम चलेंगे वार्ड पे और आपको सारे टेस्ट दिखाएंगे कि क्या क्या टेस्ट हो चुके हैं और जो जो टेस्ट नहीं हुए वो करके ताकि एज सून एज़ पॉसिबल इसकी सर्जरी कर सके और उसको इसकी बीमारी से छुटकारा दिलाया जा सके। क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से है? तबीयत ठीक है आपकी? आपके सारे टेस्ट हो गए? अच्छा, आपके कुछ टेस्ट तो हो गए, कुछ टेस्ट और कराने हैं मज़ीद, ठीक है? बाकी आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है? ठीक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे एक बीमारी के बारे में। इस तरह हमारे पास एक मरीज़ आया हुआ है और जिसका डायग्नोज हो चुका है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसके कुछ सीटी स्कैन हुए हुए और इसके कुछ MRI हमारे पास मौजूद हैं। ये सीटी स्कैन हमारे और अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी मौजूद है। इन इन्वेस्टिगेशन की मदद से हम इसकी ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर साहब, इसके दो जो है ना इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद नहीं है। इसमें से हेपेटाइटिस B और C है और इसका जो है ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड अरेंज करना है। तो इसके ये दो इन्वेस्टिगेशन करके इंशाल्लाह जल्दी इसकी वो ऑपरेशन करते हैं। 2 दिनों में ये सारी चीज़ें आप अरेंज करा दें, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, कल मैं इंशाल्लाह आऊँगा और ये सारी इन्वेस्टिगेशन चेक करके परसों इंशाल्लाह इसके ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं इंशाल्लाह। और आप भी फिक्र ना करें, कोई आपको तकलीफ़ हो तो किसी वक्त आप हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपका ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाएगा।